दोस्तों, मैं शशिभूषण तिवारी फिर हाजिर हूँ आपके सामने भौतिकी की अपनी इस नई क्लास में। पिछली क्लास में हम वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे और हमने जहाँ तक मुझे याद आता है कि सड़क की बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम वृत्तीय गति पर आधारित कुछ और सामान्य सिस्टम्स, कुछ सामान्य से निकाय के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला निकाय है शंकुलोलक, जिसको हम अंग्रेजी में कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। कल्पना करो कि एक सरल लोलक है, छत से एक महीन रस्सी से बंधा एक कण है और इस कण को मैंने, इस पार्टिकल को मैंने ऐसे साइडवेज थोड़ा अपनी तरफ दाएं बाएं किधर भी ऐसे खींचा और एक जोर की वेग देकर प्रक्षेपित किया। छत से रस्सी बंधी है, ये लोलक का बॉब है, इसको साइड में लिया और जोर से फेंका। कैसे घूमेगा बताओ? ये कण यहाँ पर ऐसे क्षैतिज वृत्त के ऊपर घूमेगा, है कि नहीं? और ये जो रस्सी छत से है, मान लो ये रस्सी है, ये छत से लगी हुई रस्सी एक शंकु बनाएगी, इजंट इट? यहाँ पे जो बॉब है, जो गेंद बंधी है, वो गेंद ऐसे वृत्त के ऊपर घूमेगी और ये रस्सी, कल्पना करो कैसे घूम रही है रस्सी है, ये एक शंकु के सतह पर ऐसे रस्सी घूम रही है। ये रस्सी है, ये गेंद है, ये ऐसे घूम रही है, दिख रही है शंकु, है ना? तो इस लोलक को हम शंकु लोलक के नाम से जानते हैं। ये बनाता हूं मैं एक शंकु लोलक का चित्र। ये देखिए, इस वृत्ताकार पथ के ऊपर गतिशील है हमारा कण। ये छत का वो बिंदु है जहां से रस्सी बंधी है और ये रस्सी को दो भिन्न परिस्थितियों में मैंने दिखाया है। किसी एक क्षण पर ऊर्ध्व के साथ यह रस्सी थीटा कोण बना रही है और यहां पर है यह कण ऐसे वृत्त में घूम रहा है, रस्सी एक शंकु की सतह के ऊपर घूम रही है। ये ऐसे लोलक को कहते हैं हम कोनिकल पेंडुलम। अब यदि हम सच में ऐसा प्रयोग करें और एक शंक्वाकार लोलक को बनाएं, आप घर में खुद बना सकते हैं, बड़ा ही सरल है। आप देखेंगे कि ये कण वृत्त में घूमता ही चला जा रहा है। ठीक है, दैनिक जीवन में घर्षण इत्यादि की वजह से वो थोड़ी देर में रुक जाएगा, परंतु यदि हम घर्षण, हवा के घर्षण इत्यादि को नज़रअंदाज कर दें तो थियोरेटिकली यह कण सदा सदा के लिए इस वृत्त में घूमता रहेगा। कैसे घूम रहा है ये? कौन है इसको घुमाने के पीछे? आइए देखते हैं। इस कण को हम इसी परिस्थिति में, इस स्थिति में कंसिडर करते हैं। इसके ऊपर इसका भार नाम का बल लग रहा है, रस्सी का तनाव बल लग रहा है। ठीक है, यही दो बल है, इसके अलावा इस पर कोई बल ही नहीं है और यह कण वृत्त में घूमता हुआ दिख रहा है। अब कोई भी चीज वृत्त में कब घूमती है? याद है? जब उस पर एक बल हो वृत्त के केंद्र की तरफ, असंतुलित बल वृत्त के केंद्र की तरफ, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस बल का मान mv²r या m⍵²r के बराबर होना चाहिए। यहां पर कौन सा बल दिखता है तुम्हें वृत्त के केंद्र की तरफ? यह कण इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। इस वृत्त का केंद्र बिंदु C लिख देता हूं, यहां है कि नहीं? यह वृत्ताकार पथ है जिस पर कण गति कर रहा है, इसका केंद्र बिंदु C है। वृत्त की त्रिज्या मान लेते
ये भी वही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या को r मान लेते हैं। तो देखिए इन दो बलों में से हम तनाव बल को यदि वियोजित करते, इस तनाव के यदि हम दो घटक करते हैं, यह घटक कितना होगा बताइए? यह कोण थीटा है, यह कोण भी थीटा होगा, और ये हो जाएगा t cos थीटा, और इस क्षैतिज दिशा में वृत्त के केंद्र की तरफ तनाव बल का घटक होगा t sin थीटा। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, घटक करने का अर्थ क्या होता है? आप भूल जाओ कि यह बल है, नहीं है उसे भूल जाओ, उसकी जगह पर यही दो बल हैं, t cos थीटा और t sin थीटा। ठीक, इस कण में कोई ऊर्ध्वाधर गति दिखती है तुम्हें? क्या यह कण ऊपर या नीचे जा रहा है? क्या ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में इसका कोई त्वरण दिखता है तुम्हें? उत्तर है नहीं, ये तो एक क्षैतिज वृत्त के ऊपर घूम रहा है, कोई ऊर्ध्व गति नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में यह कण संतुलन में है। इसका अर्थ क्या हुआ? ऊर्ध्व दिशा में इस कण पर कुल बल शून्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? t cos थीटा mg के ठीक ठीक बराबर है। यही निष्कर्ष निकला ना। तो ऊर्ध्व दिशा में चूंकि हमें इस कण की कोई त्वरण दिखाई नहीं पड़ रही है, इससे हम यह निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि ऊर्ध्व दिशा में इस कण पर बल शून्य है। तो t cos थीटा निश्चित रूप से mg के बराबर है। डन। अब t sin थीटा, यह वृत्त के केंद्र की तरफ लगने वाला एकमात्र बल है कि नहीं? है। तो यदि यह कण इस वृत्त के ऊपर कोणीय चाल ओमेगा से गति कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र की तरफ लगने वाला बल t sin थीटा का मान m ओमेगा स्क्वायर r के ठीक बराबर होना चाहिए। जब t sin थीटा का मान m ओमेगा स्क्वायर r के ठीक बराबर होगा, तभी यह कण वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति कर पाएगा। तो यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इन समीकरणों को लिखते वक्त हम भौतिकी के किस मूल सिद्धांत का उपयोग करते हैं बताइए? न्यूटन के गति के नियम, है कि नहीं? या हमें इस दिशा में कोई त्वरण नहीं दिखा, तो हमने कहा अच्छा कोई त्वरण नहीं है, बल शून्य है। इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि t cos थीटा mg के बराबर है। इस दिशा में त्वरण है? हाँ है। हमें ज्ञात है कि कोई भी कण वृत्तीय पथ पर यदि गतिशील है नियत चाल से, तो केंद्र की तरफ एक त्वरण होता है ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर बाय r। तो वो त्वरण यहां पर है, ये पक्की बात है। और m इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये बल का मान होता है। तो केंद्र की तरफ जो बल है t sin थीटा, उसका मान द्रव्यमान गुना केंद्र की तरफ त्वरण m इंटू ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल है। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब देखिए एक ज्यामितीय रिलेशनशिप भी यहां पर है। यदि किसी प्रश्न में यह कहा गया है कि रस्सी की लंबाई l है, ध्यान दीजिएगा, यह वृत्त की त्रिज्या r है, ये r है, ये l है, यह कोण थीटा है। तो l, r और थीटा में भी एक संबंध है, बड़ा ही सरल सा संबंध है। बता दीजिए आप मुझे, इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में किसी में भी r बटा l किसके बराबर हुआ? साइन थीटा के बराबर हुआ। r बटा l बराबर साइन थीटा हुआ। और कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोणीय चाल की जगह पर कण की वास्तविक चाल, रेखीय चाल दी गई है। यह लिखा है कि कण इस वृत्ताकार पथ पर v चाल से गतिशील है। ठीक है, तो उस दशा में हम सभी को पहले से ज्ञात है कि v जो है वो ओमेगा r के इक्वल होता है। तो दोस्तों, शंकु लोलक
कोनिकल पेंडुलम पर आधारित कोई भी प्रश्न हो, जहां तक संभावना दिखती है कोई भी प्रश्न हो, मोटा मोटी वो इन 4 समीकरणों में से ही कुछ के प्रयोग से हल होगी, और कोई समीकरण है नहीं यहाँ पे। तो सामान्यतः सभी प्रश्नों को हल करने के लिए, शंक्वाकार लोलक पर आधारित सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इन 4 इक्वेशन की, इन 4 समीकरणों की या इनमें से कुछ की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए मान लो अभी मैं आपसे पूछूं कि ओमेगा दिया हुआ है, कण का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है, कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दी हुई है, कण का द्रव्यमान दिया हुआ है, बताओ डोरी में तनाव क्या है। ध्यान देना, जैसे प्रश्न हो सकता है, प्रश्न को बड़े ही शॉर्ट तरीके से लिख दे रहा हूं। दी हुई राशियां जो हैं वो ये हैं, किसी प्रश्न में दी हुई राशियां हैं, कण का द्रव्यमान, कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, कोणीय चाल, ज्ञात करें तनाव। ध्यान दें, डोरी की लंबाई, कोण थीटा का मान, ये पद दिए हुए नहीं हैं और हमें डोरी में तनाव ज्ञात करने को कहा गया। अब अगर आप इन पहले 2 समीकरणों पे गौर फरमाएं तो आपको प्रश्न का हल दिख जाएगा। दिखा क्या? दिख गया। इन दोनों समीकरणों को अगर हम वर्ग करके जोड़ दें तो टी का मान सीधे सीधे ज्ञात हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को वर्ग करके अगर हम जोड़ दें तो टी का मान तुरंत मिल जाएगा। देखिए, पहले समीकरण को वर्ग करेंगे, समीकरण 1 को वर्ग करेंगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg स्क्वायर। ये जो पहला समीकरण है इसको दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया है ना, वर्ग कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये जो दूसरा समीकरण है ना, इसे भी हम वर्ग कर देते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर को भी हम वर्ग कर देते हैं। दूसरे समीकरण को भी वर्ग कर दिया। ऐसा, अब इनको जोड़ देते हैं। इन दोनों में टी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं। टी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कोष्टक के अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो सब जानते हैं ना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना, 1 होता है। तो यहां पे इन दोनों को जोड़ा आपने, टी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। इसलिए बाईं तरफ हम लिख देते हैं टी स्क्वायर और दाहिनी तरफ दिस प्लस दिस। ये टी का मान ज्ञात हो गया, इसका वर्गमूल ये टी का मान ज्ञात हो गया। आप एम स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं बाहर, पर ये तनाव का मान ज्ञात हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शंकु लोलक पर आधारित प्रश्न के हल के लिए आपको इन 4 में से सभी की या कुछ समीकरणों, सभी की तो नहीं जरूरत पड़ेगी, कुछ समीकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रश्न में जो अभी प्रश्न आपसे मैंने पूछा, यही दत्त राशियां हैं और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कोण थीटा का मान ज्ञात करो, इसी प्रश्न में आपसे यदि पूछा जाए कि दत्त राशियां एम, आर और ओमेगा हैं, थीटा ज्ञात करें, अर्थात डोरी ऊर्ध्व से क्या कोण बना रही है, डोरी ऊर्ध्व से क्या कोण बना रही है ये ज्ञात करें। इसका हल भी समीकरण 1 और 2 से ही
प्राप्त किया जा सकता है। ये समीकरण 2 है आपका, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस समीकरण को समीकरण 1 से भाग कर दें, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से भाग कर दें, तो टी साइन थीटा बाईं तरफ, दूसरे में टी कॉस थीटा बाईं तरफ, दोनों को भाग करें। एक में दाईं तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, दूसरे में एम जी, दोनों को भाग करें, दोनों का अनुपात ले लें, कहने का तात्पर्य। तो ये देखिए टी और टी कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, ये एम और एम भी कैंसिल हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी हो गया। तो बेटा ये टेन थीटा का मान हो गया। ठीक है, क्या मान हो गया ये? थीटा का। थीटा इज टेन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ओमेगा दिया है, आर दिया है, जी दिया है, जी तो दिया ही है, तो ओमेगा दिया है, आर दिया है, ये थीटा का मान हो गया। इसी प्रश्न में यदि ओमेगा न दे करके वी दिया होता, वी क्या था? वो जो कण क्षैतिज तल में वृत्त के ऊपर गतिशील है, उसकी चाल दी होती तो ठीक है ना भाई। ओमेगा को वी बाय आर लिख सकते हो ना, वैसा लिख देना, नाराज क्यों होते हो? तो अगर वैसा लिखोगे, क्षमा करो, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। देखो ओमेगा की जगह अगर मैं वी बाय आर लिख दूं, थोड़ा सा मन में कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? ठीक है, ये थीटा निकल गया, ये तनाव निकल गया। एक और प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न में द्रव्यमान दिया है, डोरी की लंबाई दी है, ओमेगा दिया है, ठीक है, और प्रश्न में पूछा गया है तनाव बताओ। कण का द्रव्यमान दिया है, डोरी की लंबाई दी गई है, कोणीय चाल ओमेगा दिया गया है और डोरी में तनाव पूछा गया है। क्या करोगे? कोई उपाय है तो बताओ। चलो देखो, ये जो 4 समीकरण थे हमारे पास, ये जो 4 समीकरण हैं हमारे पास, इन 4 समीकरणों में से दूसरे और तीसरे समीकरण पे गौर फरमाओ। दूसरे और तीसरे को ध्यान से देखो। समीकरण 2, टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल है, ठीक। टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल है और आर का मान समीकरण संख्या 3 से एल साइन थीटा लिख देते हैं। ये मैनिपुलेशन देखना, हो सकता है आपके वो एग्जाम हॉल में स्ट्राइक ना करे, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। ये टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर है और ये तो ज्यामितीय रिलेशनशिप है ना, एक ज्यामितीय संबंध है। आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, इस आर की जगह पे मैंने लिख दिया एल साइन थीटा। अरे जो साइन थीटा कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, साइन थीटा कैंसिल हो गया, टी मिल गया। वाह 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 वाह, तो टी का मान मिल गया एम ओमेगा स्क्वायर एल। चाहो तो रट लो ना, क्यों शर्मा रहे हो? एम दिया है, ओमेगा दिया है, एल दिया है, आपको डोरी में तनाव प्राप्त हो गया। तो निर्भर करता है कि कौन सी राशियां हमें दी गई हैं, उसके आधार पर हम अपनी वर्किंग करेंगे और अज्ञात राशि को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। पर यह तो तय है कि इन समीकरणों का ही उपयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी।
आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृत्तीय गति पर आधारित कुछ और इंटरेस्टिंग सिचुएशंस को देखते हैं। एक मौत का कुआं सभी ने देखा होगा। अरे आसपास में कहीं मेला लगा, उसमें गए तो मौत का कुआं तो होता है ना, नहीं देखा? देखा है भाई। मौत का कुआं। ठीक है, डेथ वेल। इसमें हकीकत में तो ऐसा होता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअली में आपने जो मौत का कुआं देखा होगा, उसका आकार एक शंकु के आकार का होता है कि नहीं, ऐसा कुछ बाल्टी के जैसे, है ना? इसके अंदर दीवार पे एक मोटरसाइकिल या आजकल कार भी दौड़ा रहे होते हैं, यही देखा आपने? तो हकीकत में अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं कहूंगा कि सरलता के लिए मान लो कि इसका आकार एक बेलन के जैसा है, जैसे बेलन के जैसा। लेकिन रियल लाइफ में हम लोगों ने देखा है कि ये ऐसा होता है। एक दिन क्लास में पढ़ाते समय मैंने बच्चों से पूछ दिया कि बच्चों ये बताओ कि आकार ऐसा नहीं होकर ऐसा क्यों होता है? एक बच्चे ने हाथ उठाया, बेटा बताओ। उसने कहा सर, ताकि ज्यादा लोग यहाँ खड़े होकर तमाशा देख सकें। ज्यादा कमाई हो, ज्यादा टिकट बिके। मान ना मान, मैं अपने से बोल रहा हूं शशि भूषण, मान ना मान, ये जरूर एक कारण है, ठीक है नहीं? ये इतने छोटे से वृत्त के ऊपर, परिधि के ऊपर खड़े होकर थोड़े से लोग तमाशा देखेंगे, ऐसा वृत्त बड़ा बना दिया है तो ज्यादा लोग तमाशा देखेंगे, ज्यादा कमाई होगी। ठीक है, ये तो एक कारण है ही, नो डाउट। लेकिन भौतिकी, फिजिक्स के सिद्धांतों पर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको ऐसा होना क्यों आवश्यक है। बहरहाल, हम अभी सरलता के लिए मानेंगे कि हमारे मौत के कुएं का आकार बेलनाकार है। तो ऐसा इमेजिन करो कि एक बेलनाकार कुएं के अंदर एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल को यूं वृत्ताकार पथ पर दौड़ा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं मोटरसाइकिल और सवार दोनों का जो कंबाइंड मास है, द्रव्यमान है, वो m है। और इस मोटरसाइकिल की चाल v है, v चाल से ऐसे घूम रहा है। इस कुएं की अर्थात वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। तो बेसिकली हमें इसको देखकर आश्चर्य क्यों होता है? हम क्या देख रहे हैं यहां? क्या देखने गए? चलती हुई मोटरसाइकिल? वो तो सड़क पे रोज देखते हैं। फिर देख क्या रहे हैं खड़े होके? तालियां क्यों बजा रहे हैं आप? भाई, हमें आश्चर्य इस बात का है कि इस भार बल के रहते हुए यह मोटरसाइकिल दीवार पे टिकी कैसे नीचे क्यों नहीं गिरती? हम तो उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं कि गिरती क्यों नहीं। चलिए, तो इस मोटरसाइकिल के ऊपर उसका भार बल नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो तय बात होगी। ये जो दीवार है, ये जो बेलन की वक्र दीवार है, ये दीवार अपने सतह के लंबवत एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल मोटरसाइकिल पे लगा रही है। निश्चित रूप से यह अभिलंब प्रतिक्रिया का बल वृत्त के केंद्र की तरफ है। देखिए, कोई बेलन हो या कोई गोला हो, उसके सतह पर लंब उसकी त्रिज्या होती है,
ठीक है, उसके सतह पर लंब उसकी त्रिज्या होती है। जैसे ये लगभग गोलाकार है, ये इसके सतह पर यहां लंब इसकी त्रिज्या है, ये इसके सतह पर लंबवत है, यहां लंब ये उसकी त्रिज्या, यहां पर लंब है, यहां पर लंब ये उसकी त्रिज्या। ऐसे ही अगर बेलनाकार भी कोई चीज है तो बेलनाकार सतह पर लंब बेलन की त्रिज्या ही होती है। ये कुछ दिख रहा है मुझे ऑल आउट का ये बेलन, ठीक है ना। तो इस बेलन के सतह पर लंब ये त्रिज्या है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ यही लंब है कि नहीं। तो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल उस बेलनाकार सतह के लंबवत है, क्योंकि वो अभिलंब प्रतिक्रिया है, वो सतह के तो लंबवत है, उसकी दिशा क्या होगी, उत्तर है त्रिज्या की तरफ। यह अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है, ठीक। परंतु ये गिरता क्यों नहीं, इसके पीछे निश्चित रूप से अगर कोई है तो ध्यानपूर्वक देखिए। अब एक ही बचा है जो आपकी मदद कर सकता है, जो हमेशा करता है। कौन है वो, कौन है वो, सही पहचान। पहचान कौन, घर्षण। घर्षण, ये घर्षण का बल निश्चित रूप से ऊपर की दिशा में ऐसे लग रहा है, और ये इस मोटरसाइकिल सवार को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये मोटरसाइकिल सवार जो है ये दीवार की सतह से रगड़ता हुआ, इस पर फिसलता हुआ नीचे गिर जाना चाहता है। अगर यहां घर्षण नहीं होता तो मान न मान ये मोटरसाइकिल सवार ऐसे नीचे गिर जाता। तो जब ये ऐसे नीचे गिरेगा तो ये रगड़ेगा इस सतह को। घर्षण को ये रगड़ घस पसंद नहीं, रबिंग पसंद नहीं। तो इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए ये सतह इस पर एक घर्षण का बल ऐसे लगाती है। सच्चाई ये है कि इस मोटरसाइकिल को हम वृत्त में घूमता हुआ देख रहे हैं, ये नीचे नहीं गिर रहा है। कौन सा बल ऊपर है, ऊपर कोई चीज बल लगा सकती है तो वो है दीवार, और दीवार ऊपर की तरफ जो बल लगा रही है, अर्थात सतह के समानांतर जो बल लगा रही है, उसको घर्षण ही तो कहेंगे ना भाई, घर्षण। चलिए अब देखिए, वृत्त के केंद्र की तरफ एकमात्र बल है अभिलंब प्रतिक्रिया का बल। यह अभिलंब प्रतिक्रिया का बल निश्चित रूप से mv² के इक्वल है। एकमात्र बल जो वृत्त के केंद्र की तरफ दिखता है हमें वो n है, तो n mv² के इक्वल है। इसका अर्थ ठीक जरा गहराई से सोचो, आप जितनी ज्यादा रफ्तार में गाड़ी दौड़ाओगे, v का मान जितना ज्यादा होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया का मान उतना ही बड़ा होगा। प्रैक्टिकली आंख बंद करके थोड़ा सोच के देखो, ये वक्र सतह है, सीधी फ्लैट नहीं है, ये वक्र सतह है, बेलन की सतह है। तुम्हारी गाड़ी इस पे जितनी स्पीड में दौड़ेगी, जितनी स्पीड में दौड़ेगी, उतना ही बड़ा अभिलंब प्रतिक्रिया का बल होगा। इसका अर्थ गाड़ी उतनी ही जोर से दीवार से चिपक के चलेगी। होना पड़ेगा ना भाई, होना पड़ेगा। ये वृत्त है, ये तुम्हारी गाड़ी, कोई भी पिंड है, ये v वेग से चल रही है। अगर चाल ज्यादा है ना, अगर चाल ज्यादा है ना, तो ये कण बहुत तेजी से यहां पहुंच जाना चाहता है, ये कण बहुत तेजी से यहां पहुंच जाना चाहता है, wasn't it? चाल कम है तो ठीक है, ये थोड़े समय में यहां से यहां जाना चाहता है, बाहर जाने की टेंडेंसी है, पर मोमेंटम, संवेग जो है वो थोड़ा कम है। पर यदि इसकी चाल बहुत ज्यादा है तो ये यहां से यहां भागने की बहुत तेज प्रवृत्ति रखता है। तो उसको यहां से यहां जाने से रोकने के लिए कौन है, ये दीवार है, घूमती हुई दीवार। ये दीवार इसको बाहर तो जाने नहीं देगी, ये दीवार इसको धकेलती है कि तुम इधर कहाँ जाते हो, चलो इधर। उसको अपने अनुदिश चलने के लिए मजबूर करती है। इस वजह से अभिलंब प्रतिक्रिया का बल पैदा होता है। तो जितनी ज्यादा चाल होगी उतने जोर से ये मोटरसाइकिल दीवार को दबाएगी, मतलब उनके बीच अभिलंब प्रतिक्रिया का बल उतना ही बड़ा होगा। ये माने हम प्रैक्टिकली समझते हैं, और भौतिकी का समीकरण भी यही कहता है। आहा, भौतिकी और कुछ नहीं बल्कि भौतिक दुनिया है यार, उसी का एक्सप्लेनेशन है जो हम देखते हैं, उसी अंकों और समीकरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। और क्या, जो देखते हैं उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए अब
इसको नीचे गिरने से अगर कोई रोक रहा है तो वो घर्षण है, ये भी हमें समझ में आ चुका है। तो हम जो दूसरा समीकरण लिखेंगे वो लिखेंगे कि घर्षण mg के बराबर है, तभी संतुलन संभव है ऊर्ध्व दिशा में, राइट है ना। अब घर्षण जो है उसका अधिकतम मान म्यू गुना n होता है। चलिए गणित ही कर देता हूं, ऐसा लिख देता हूं, f का मान म्यू गुना n के बराबर या उससे छोटा होगा। f की जगह हम लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा mg, f का मान तो mg के बराबर है ही, नहीं तो ये गिर जाएगा। f का मान तो mg के बराबर है ही, और ये छोटा है या बराबर है म्यू गुना n के। n क्या है? mv²/r। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने ये दो समीकरण लिखे और इसके बाद एक चीज याद की कि घर्षण का मान म्यू गुना n से बड़ा तो होता नहीं, उससे छोटा होगा, उसके बराबर होगा। तो घर्षण का मान इस प्रश्न में निश्चित रूप से mg के बराबर है, क्योंकि मोटरसाइकिल नीचे नहीं गिर रहा है। तो घर्षण का मान mg के बराबर है, ये लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू n। n का मान कितना है? mv²/r, राइट। तो m और m कैंसिल हो गया, rg बाई म्यू, rg बाई म्यू ये ऐसा लिख सकते हैं, देखिए वर्गमूल करने से ये प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि न्यूनतम सुरक्षित चाल v मिनिमम का मान अंडर रूट rg बाई म्यू के इक्वल है। दोस्तों देखिए क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइए। मैंने ये कहा कि घर्षण म्यू इंटू n के बराबर या उससे छोटा होता है, और इस प्रश्न में यह पिंड नीचे न गिरे इसके लिए जरूरी है कि घर्षण का मान mg के बराबर तो हो। तो mg का मान जो है वो इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। उल्टा बोलूं तो घर्षण का चरम मान, ये घर्षण का महत्तम मान है। घर्षण बल का महत्तम मान जो है वो mg से बड़ा तो होना चाहिए। जैसे mg मान लो 1000 न्यूटन का बल है, तो यह घर्षण का जो सर्वोच्च संभव मान है वो 1000 न्यूटन या उसके बड़ा होना चाहिए। अगर घर्षण का सर्वोच्च मान, सीमांत घर्षण का मान 1000 न्यूटन है, तो घर्षण पूरी ताकत ला के इसको बैलेंस कर देगा। लेकिन सीमांत घर्षण अगर 1500 न्यूटन है तो भी अच्छी बात है ना। म्यू गुना n 1500 हो सकता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि घर्षण 1500 है। म्यू गुना n घर्षण के सीमांत मान को आपको बता रहा है। तो म्यू इंटू n यदि 1500 है तो भी घर्षण सिर्फ mg के बराबर ही होगा, उसको संतुलित करना है, isn't it? तो घर्षण बल का मान हर हाल में mg के बराबर है, लेकिन हमें पता है कि घर्षण का सीमांत मान म्यू इंटू n हो सकता है। तो ये संतुलन तब बना रहेगा जब घर्षण का सीमांत मान इसके बराबर या इससे बड़ा हो। ठीक है, वही लिखा है, घर्षण का सीमांत मान mg के बराबर या उससे बड़ा हो। ये तब संभव है जब अभिलंब प्रतिक्रिया का बल बहुत बड़ा हो। अभिलंब प्रतिक्रिया का बल बड़ा तब होगा जब आपकी गाड़ी की चाल ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा चाल में घुमाओगे उतनी ज़्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया का बल होगा, और जितना बड़ा अभिलंब प्रतिक्रिया का बल होगा उतना ही बलशाली ये घर्षण होगा। घर्षण यदि बहुत बलशाली हुआ तो mg को संतुलित कर देगा। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, यही लिखा है हमने यहाँ पे, n की जगह पे लिखा है mv²/r। इसको सिंप्लीफाई करने से हमें ये प्राप्त हुआ, अर्थात सुरक्षित गति के लिए आप नीचे न गिरे इसके लिए जरूरी है कि जो चाल है उसका मान इसके बराबर या इससे बड़ा हो। तो न्यूनतम चाल जिस पे चलने से आप सुरक्षित रहेंगे वो न्यूनतम चाल की मान
√RG/μ है। इसको सूत्र समझें, याद कर लें। इससे ज़्यादा चाल पे चलें, अच्छी बात है। इससे कम चाल पे चलेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसी का आई मीन ये जो मौत का कुआं है, इसका एक डिफरेंट वेरिएंट हो सकता है। पता नहीं आप में से किसी ने देखा कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा, सुना है। आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने नहीं देखा है। जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये रोटर जो है, इसी सिद्धांत पे काम करने वाला एक बड़ा ही डरावना सा चीज़ है। आप गए, पैसे खर्च किए, टिकट लिया, अब आपको एक बड़े से कमरे के अंदर भेज दिया गया कि टिकट लिया तो बेटा पिक्चर देख के आओ, है ना। आप इस कमरे के अंदर, एक गेट है, अंदर गए और यहाँ पे खड़े हो गए दीवार के सहारे टिक के। ऐसे 20-25 लोग दीवार के सहारे टिक के यहाँ पे खड़े हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग खड़े। अब टिकट का सेल बंद, दरवाजा किया गया बंद, और ये जो सिलेंडर है, ये जो कमरा है, इस कमरे को एक विशाल का इलेक्ट्रिक मोटर घुमाना शुरू करता है। ये कमरा घूमने लगा। आप दीवार से सट के खड़े, आपको बड़ा मजा आ रहा है घूमने में। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। कमरे की घूमने की रफ्तार बढ़ती चली गई और मजा आ रहा है। वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है। घूमने की रफ्तार बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। लोग चिल्ला रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। अचानक से सबका कलेजा मुंह में आ गया। हुआ क्या पता है? ये जो फर्श थी, ये फर्श गायब हो गई। ये जो कमरे की फर्श थी वो खुल गई और नीचे गहरी खाई है। सांस रुक गई। नीचे गहरी खाई है पर आप गिर नहीं रहे। कमरा तेजी से घूमता जा रहा है, आप गिर नहीं रहे। नीचे फर्श नहीं है, आप हवा में टंगे हैं और घूम रहे हैं। नीचे गहरी खाई है। ऑफ कोर्स आपको डरा दिया गया, आप डर गए। काफी देर तक डराने के बाद वो फर्श वापस से अपनी जगह पे आ गई। फिर कमरा धीरे 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 उसकी गति घटती चली गई। दरवाजा खोल दिया गया कि जनाब जाइए, और आप कान पकड़ के बाहर निकले कि आज के बाद दोबारा इसमें नहीं घुसूंगा बाहर। तो यहां भी जो भौतिकी है, जो फिजिक्स है, वो तो यही है। आप क्यों नीचे नहीं गिरे भाई? आप क्यों नीचे नहीं गिरे? जब घूमने की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है तो आपके ऊपर ये दीवार के द्वारा लगाया गया अभिलंब प्रतिक्रिया का बल भी बहुत बड़ा हो चुका है। वही समीकरण है। और घर्षण इतना पर्याप्त हो चुका है, घर्षण इतना बलशाली है कि वो आपके भार को संतुलित कर देता है। मतलब आपकी जो न्यूनतम चाल है, आपकी जो न्यूनतम चाल है इस कमरे के अंदर, वो अगर इतनी हो गई, सेम समीकरण है, सेम आंसर। अगर चाल इतनी हो गई तो आप नीचे नहीं गिरोगे। चाल इससे बड़ी है तो और खुशी की बात है। ये बड़ी ही सरप्राइजिंग है, पर आपको गौर करना चाहिए कि इस राशि का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक मोटा भारी आदमी और एक दुबला पतला आदमी, दोनों अगर इस कमरे के अंदर खड़े हों, ठीक है, इस चाल पे यदि पहुंच गए तो दोनों ही नीचे नहीं गिरेंगे, है कि नहीं? जी, तो ये रोटर है, उसी का एक वेरिएंट है, ऐसा मान लें। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वृत्तीय गति में हम एक बार फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन उसके पहले हमें अजड़त्व निर्देश तंत्रों के बारे में बात करना पड़ेगा और स्यूडो फोर्स क्या होते हैं ये सीखना पड़ेगा। उसके पश्चात हम वापस से लौट के आएंगे वृत्तीय गति में। तो अब हमारा टॉपिक होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम
एंड स्यूडो फोर्स और जड़त्व निर्देश तंत्र। एवं स्यूडो बल। ये स्यूडो वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, पर काल्पनिक एक मिलता जुलता शब्द है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। काल्पनिक बल आप लिख सकते हैं, मैं स्यूडो ही लिख रहा हूँ। देखिए, इस परिस्थिति की कल्पना करें। एक लिफ्ट है, कमरा है ऐसा सोच लो यार, ठीक है। इस लिफ्ट के फ्लोर पे एक वेइंग मशीन है, मतलब वजन मापने वाली जो मशीन होती है ना, जो डॉक्टर के पास जाते हो तो यूज करते हो, ऐसी एक वेइंग मशीन है मान लो। इस वेइंग मशीन पे जाकर तुम खड़े हो गए, तुम्हें तुम्हारा वजन प्राप्त हो गया। कैसे? ये वेइंग मशीन क्या नापती है? ये भार मापने वाली मशीन क्या नापती है? ये बेसिकली मापती है कि आप कितना बल इस पर आरोपित कर रहे हो। आप इस पर स्वयं खड़े ना होकर इसको ऐसे हाथ से दबाओ तो भी इसका कांटा चलेगा, तो भी ये कुछ रीडिंग दिखाई। ये एक तरह से बल को मापने वाली मशीन है। यहां क्या हो रहा है कि मैं यदि तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तुम्हारे ऊपर लगने वाले बलों को दिखाऊं, तो तुम्हारा वेट, तुम्हारा भार नीचे है, और ये जो वेइंग मशीन है, जो मशीन है, इसकी सतह आप पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल लगा रही है। चूंकि सब कुछ स्थिर है, इसलिए निश्चित रूप से n का मान mg के इक्वल है। ध्यान दीजिए, आपके ऊपर इस मशीन की सतह ने आपके ऊपर n बल लगाया, तो आपने भी इसको n बल से दबाया, तो आप इसको ऐसे नीचे की तरफ दबा रहे हो n बल से, और यह मशीन उसी बल को मापती है। तो n का मान mg के बराबर है, इसने mg को माप लिया, mg अर्थात आपके भार को माप लिया, है ना। इस स्थिति में आपका भार mg के बराबर है। आइए अब कल्पना कीजिए कि आपको खबर नहीं, मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया, लिफ्ट चल पड़ी। बाहर से मेरे पास कुछ रिमोट है, मैंने दबा दिया और लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर भागने लगी। लिफ्ट ए त्वरण से जब ऊपर भागने लगी, तो ध्यान दीजिएगा, इस ए त्वरण से चलती हुई लिफ्ट में आप हैं। आपका दोस्त अगर यहां बाहर खड़ा है और ये आपको फोन करे कि हेलो भाई क्या हालचाल, तो आप क्या बोलोगे पता है? यार पता नहीं क्या हुआ, अभी अभी मेरा वजन बढ़ गया। वजन बढ़ गया? हाँ, ये मशीन 60 किलो दिखा रही थी, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर चली तो ये 65 किलो दिखा रही है। अचानक से 2 सेकंड के अंदर मेरा वजन 60 से 65 हो गया। क्या है? अब ये बोला ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोला हो गया। ये फिजिक्स वाला आदमी थोड़ा थोड़ा फिजिक्स जानता है, इसने गौर से सिचुएशन को समझना शुरू किया। इसने कहा यार मेरे ऊपर एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जो मशीन की फर्श है ये मेरे ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया का बल लगाती है, n बराबर mg है। क्यों? यह व्यक्ति खुद को त्वरित नहीं देखता है। गौर कीजिएगा, यह व्यक्ति खुद को त्वरित नहीं देखता है। आप जिस लिफ्ट के अंदर है वो लिफ्ट आपके लिए रुकी हुई है हमेशा। छत के ऊपर जो पंखा लगा है वही है, यहाँ जो बटन लगा है वही है, हर चीज वही है। आप कोई गति नहीं देख रहे हो। आपसे मैं पूछूं कि लिफ्ट का त्वरण क्या, आपसे मैं पूछूं इस मशीन का त्वरण क्या है, आपसे मैं पूछूं कि इस छत का त्वरण क्या, आप बोलोगे शून्य। कहां कुछ भी चल रहा है। आपके खुद का त्वरण क्या, आप बोलोगे शून्य।
इसका अर्थ ये हुआ कि आप अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स जानते हो तो आप तो बोलोगे n इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि आप खुद में कोई गति देख ही नहीं रहे हो, संतुलन n इज इक्वल टू एम जी। आपने इसको फोन किया, भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि n mg के बराबर होना चाहिए, मेरा वजन बढ़ा हुआ है, पता नहीं कैसे। ये बोला, अरे भाई बुद्धू हो क्या, मुझे तो तुम ए त्वरण से ऊपर जाते हुए दिख रहे हो। इस जनाब को ये आदमी ए त्वरण से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये सच्चाई है। इससे बोलेंगे कि इसके गति का विश्लेषण करो तो ये साहब बोलते हैं कि ये मेरा मित्र ए त्वरण से ऊपर जा रहा है और इस पे दो बल लग रहे हैं, एन और एम जी। तो चूंकि मेरे मित्र का त्वरण ए है ऊपर की तरफ, इसलिए उस पर कुल बल ऊपर की दिशा में m इंटू ए के बराबर होना चाहिए। यह व्यक्ति अपने मित्र को ए त्वरण से ऊपर जाता हुआ देख रहा है। यह व्यक्ति बोलता है कि मेरा मित्र ऊपर जा रहा है ए त्वरण से, इसकी वजह है उसके ऊपर एक असंतुलित बल का होना। कैसे? n mg से बड़ा होना चाहिए, n mg से बड़ा होना चाहिए। इसने कहा कि n mg से बड़ा है, n माइनस mg इस पर लगने वाला कुल बल है और कुल बल का मान द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर है। यह व्यक्ति सिर्फ अपने मित्र को देख रहा है। मान लीजिए लिफ्ट की दीवार एक शीशे की बनी है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वो अपने मित्र को देख रहा है। मित्र ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, क्यों? n mg से बड़ा है। तो ये साहब कहते हैं कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है वह mg प्लस m है, ठीक है। परंतु ये साहब कहते हैं, ये साहब अभी कह रहे हैं कि यार अभिलंब प्रतिक्रिया का बल तो mg होना चाहिए, मेरे में तो कोई त्वरण है नहीं। तो अब ये सच बोल रहे हैं कि ये सच बोल रहे हैं? उत्तर है कि जो जमीन पे खड़ा आदमी है ये सच बोल रहा है। ये न्यूटन के गति के नियमों का प्रयोग करके, ये न्यूटन के गति के नियमों का प्रयोग करके जो उत्तर दे रहा है ये सच है। परंतु यह आदमी जो उत्तर दे रहा है वो सत्य नहीं है, वो गलत है। ऐसे निर्देश तंत्र में जो पृथ्वी के सापेक्ष त्वरित हो, पृथ्वी के सापेक्ष त्वरित कार, त्वरित ट्रेन, त्वरित लिफ्ट, ऐसी चीजों के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए न्यूटन के गति के नियम अपने सामान्य रूप में लागू नहीं होते, फेल हो जाते हैं। ये वास्तविक बल हैं जो इस व्यक्ति के ऊपर लग रहे हैं। इन वास्तविक बलों के साथ यदि हम न्यूटन के गति के नियम का प्रयोग करते हैं तो गलत उत्तर आता है। ठीक से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। जमीन के सापेक्ष, धरती के सापेक्ष अगर कोई विराम में खड़ा है, ये जो देख रहा है उस पर न्यूटन के गति के नियम लगाए, उत्तर सही है। परंतु यह व्यक्ति जो सापेक्ष त्वरित है, ये स्वयं एक त्वरित लिफ्ट में है, इस व्यक्ति के लिए न्यूटन के गति के नियम फेल हो गए। देखिए ना, फेल हो गए, इनका उत्तर गलत आ रहा है। एक्चुअली में ऐसे त्वरित निर्देश तंत्र में यदि आप बैठे हैं तो न्यूटन के गति के नियमों को मान्य बनाने के लिए आपको एक काल्पनिक बल का सहयोग लेना पड़ता है। आप स्वयं एक त्वरित निर्देश तंत्र में हैं, जैसे इस समय आप लिफ्ट में हैं जो त्वरित है। आप खुद के संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं, या आप किसी और चीज का भी, मान लीजिए यहां एक बॉक्स पड़ा है उसके संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं, व्हाटएवर, आप अभी खुद के संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप इस लिफ्ट के त्वरण के विपरीत दिशा में, स्वयं के त्वरण के विपरीत दिशा में एक बल की कल्पना कीजिए, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक से सुनिए क्या बोल रहा हूं। आप प्रेक्षक हैं, आप ए त्वरण से जा रहे हैं, आप जिस किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में आप स्वयं का ही अध्ययन कर रहे हैं, पर वो कोई दूसरी चीज भी हो सकती थी। आप अभी अपने स्वयं के संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर लग रहे वास्तविक बल n और mg के अतिरिक्त एक और बल लगाना होगा अपने ऊपर। वो बल की दिशा प्रेक्षक के त्वरण के विपरीत होगी
और बल का मान द्रव्यमान गुना त्वरण, जिस चीज को कंसिडर आप कर रहे हैं उसका द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर होगा। यह बल स्यूडो फोर्स कहलाता है, एक काल्पनिक बल, एक छद्म बल है। स्यूडो फोर्स नाम याद आ गया, यह एक छद्म बल है ना। mg कौन लगा रहा है पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। n कौन लगा रहा है, इस सतह की अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है, ये सतह लगा रही है। यह बल कौन लगा रहा है, मेरे पास उत्तर नहीं है जनाब, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बल लग रहा है, यह मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन कौन लगा रहा है नहीं पता है। छद्म बल, स्यूडो फोर्स, यह बल है, लग रहा है मेरे शरीर में, सच में लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ गया है, परंतु कौन लगा रहा है पूछने से मैं चुप, मुझे नहीं समझ में आता कौन लग रहा है, कौन लगा रहा है। तो ये जो बल है, ये एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो एक बस है, बस में मैं तुम सब बैठ के जा रहे हैं, तुम सब लोग सीट बेल्ट लगा के बैठे हो, बिल्कुल रस्सी से बांध लिया सीट को तुम, और मैं बस के फर्श पे खड़ा हूं ऐसे, और मान लो फर्श जो है वो लगभग घर्षण रहित है, बढ़िया बस 100 की स्पीड में चली जा रही है, हम सभी लोग गाना सुनते हुए चले जा रहे हैं। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, पता है क्या होगा मेरा, पता है क्या होगा मेरा, मैं जूम करके जाऊंगा, बस के शीशे को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाऊंगा। तुम लोग ऐसा देखोगे, क्या हुआ इसको, तुम देखोगे कि कोई ना कोई इस शशिभूषण को धकेल रहा है, एक बल लग रहा है, तब तो ये त्वरित हो रहा है। तुम्हें दिखेगा कि मैं जूम करके गया और शीशे को तोड़ के बाहर निकल गया। तुम बोलोगे अरे इसको क्या हो गया, कैसे भाग रहा है, कौन है जो इसको धकेल रहा है, कोई नहीं है पीछे। तुम सभी भी अपने शरीर के ऊपर एक बल महसूस करोगे आगे की दिशा में, पर ठीक है तुम्हारी कुर्सी की पेटियां बंधी हुई हैं और तुम नहीं जाओगे आगे, पर एक बल महसूस करोगे। चूंकि मैंने अपने आप को बांध नहीं रखा, उस बल के प्रभाव में तुम देखोगे कि मैं तो सामने गया और धम से सीधे से टकरा गया। कहने का तात्पर्य कि हम तुम सभी एक त्वरित गाड़ी में बैठे हैं। जब ब्रेक लगा तो त्वरण है, जब ब्रेक लगा बस ऐसे जा रही थी, ब्रेक लगा तो मंदन है, त्वरण उस दिशा में। उसके विपरीत दिशा में तुमने मुझ पर लगते हुए बल देखा, तुमने देखा, साफ देखा कि मैं एक त्वरण से दौड़ता हुआ गया और टकरा गया। ये कौन लगा रहा है तुम नहीं बता पा रहे हो, ये छद्म बल है, ये स्यूडो फोर्स है, ये एक काल्पनिक बल है जो है, पर कौन लगा रहा है नहीं पता। हर त्वरित निर्देश तंत्र में, ये लिफ्ट का निर्देश तंत्र जिसमें यह व्यक्ति है त्वरित है, ए त्वरण से जा रहा है। इस त्वरित निर्देश तंत्र में ये कोई भी अध्ययन कर रहा है तो सभी वास्तविक बलों के साथ साथ इनको एक छद्म बल का भी सहारा लेना है। वह बल पिंड के द्रव्यमान गुना इस व्यक्ति के त्वरण के बराबर होगा और उसकी दिशा इस प्रेक्षक, इस व्यक्ति के त्वरण के विपरीत होगी। जैसे ही यह व्यक्ति इस छद्म बल को अप्लाई कर लेता है, सोच लेता है कि हाँ एक छद्म बल है मेरे ऊपर, अब ये न्यूटन के गति के नियमों का प्रयोग करके सब सही उत्तर देगा। ये छद्म बल की कल्पना नहीं करेगा तो गलत उत्तर। छद्म बल की कल्पना किया, अब इसने देखा कि मैं स्थिर हूं, मेरे में कोई गति नहीं है, उसको लिफ्ट में कोई गति नहीं दिख रही है, तो वो कहेगा कि अच्छा n का जो मान है वो इन दोनों के योग के बराबर है, जिससे कि कुल बल इन्हें स्वयं पे शून्य दिख रहा है, n बराबर। अब ये व्यक्ति भी वही कह रहा है जो जमीन पे खड़ा इनका दोस्त कह रहा है। जमीन पे खड़ा इनका दोस्त इनको त्वरित पाता है, जमीन पे खड़ा इनका दोस्त इस व्यक्ति को त्वरित देख रहा है, यह स्वयं को त्वरित नहीं देख रहा है। फर्क है, इस व्यक्ति ने इसमें त्वरण देखा पर इस व्यक्ति ने इसमें यह बल नहीं देखा, इसके लिए ये कोई बल नहीं होता। ये एक जड़त्व निर्देश तंत्र में है। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के नियम सामान्य रूप में मान्य हैं उन्हें हम जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। इस व्यक्ति के लिए न्यूटन के गति के नियम एकदम सच हैं। यह देखता है कि इसका त्वरण a है ऊपर, माने n mg से बड़ा है, n माइनस mg कुल बल बराबर m गुना a होगा। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ये व्यक्ति जो कि त्वरित निर्देश तंत्र में है,
इसके लिए न्यूटन के गति के नियम मान्य नहीं है। ये मान्य तब होते हैं जब हम छद्म बल का सहारा लेते हैं, और ऐसे निर्देश तंत्र को हम अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसको मैं समराइज करके ऐसे लिख देता हूं। लिख देता हूं, बल्कि आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लिखिए 2-4 सेंटेंस। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति के नियम मान्य हैं, बल्कि आप लिख सकते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम मान्य है। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम मान्य है, उसे हम जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति का प्रथम नियम मान्य नहीं है। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति का प्रथम नियम मान्य नहीं है, उसे हम अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। पूर्ण विराम। दैनिक जीवन के उपयोगों के लिए, दैनिक जीवन के उपयोगों के लिए पृथ्वी का निर्देश तंत्र लगभग जड़त्व निर्देश तंत्र है। दैनिक जीवन के उपयोग के लिए पृथ्वी का निर्देश तंत्र लगभग जड़त्व निर्देश तंत्र है। पूर्ण विराम। अगले सेंटेंस में लिखिए, पृथ्वी के सापेक्ष त्वरित, पृथ्वी के सापेक्ष त्वरित निर्देश तंत्र अजड़त्व होते हैं। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के गति के नियमों का उपयोग किया जा सकता है छद्म बलों की सहायता से। अजड़त्व निर्देश तंत्रों में न्यूटन के गति के नियमों का उपयोग किया जा सकता है जब हम छद्म बलों का उपयोग करें। फिर से अभी जो उदाहरण लिया उसको मैं एक बार और आपको ठीक से समझा रहा हूं। देखिए, एक व्यक्ति जमीन पे खड़ा है, चलिए इस बार मैं बॉक्स रख देता हूं, आदमी नहीं बनाता हूं, ठीक है। ये लिफ्ट है, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है। इनको बोलेंगे इसकी गति को एक्सप्लेन करो, ये बोलेंगे कि इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है mg। सिर्फ बॉक्स को देखिए, लिफ्ट को मत देखिए। लिफ्ट क्यों चल रही है वो एक अलग कारण है, लिफ्ट में मोटर लगा है, चल रही है। हम बॉक्स क्यों चल रहे हैं, बॉक्स को अभिलंब प्रतिक्रिया का बल निश्चित रूप से ऊपर धकेल रहा है। इस जनाब को ये बॉक्स ए त्वरण से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इनके लिए n mg से बड़ा है और n माइनस mg ma के बराबर है। इन्होंने लिखा n इज इक्वल टू mg प्लस m। ये साहब जो जमीन पे खड़े हैं, से चिपके हैं, इनके लिए न्यूटन की गति का नियम जैसा हम जानते हैं वैसा है, सही है। ये उत्तर बिल्कुल सही है।
लेकिन अब इसी व्यक्ति को ऐसा मान लेते हैं, चलो इसी व्यक्ति को मान लेते हैं कि लिफ्ट में सवार करा दिया, इसी व्यक्ति को, बिल्कुल इसी को, बदलना नहीं, इसको लिफ्ट में सवार करा दिया, वही बॉक्स है, लिफ्ट अभी भी ये त्वरण से चल रही है, पर इनको नहीं आभास है, इनको थोड़ी पता है कि त्वरण है, वो बॉक्स को वहीं देख रहे हैं, कहां त्वरण दिखता है इनको। अब इनसे कहा कि जनाब समझाइए बॉक्स की स्थिति को। इन्होंने कहा कि यार एक एन बल है और एक एम जी बल है। एम जी कौन लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण। एन कौन लगा रहा है? फोर्स। लेकिन इनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है एक छद्म बल, इनको खुद का भार भी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। यह एक त्वरित निर्देश तंत्र में, एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो खुद त्वरित है। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के गति के नियम फेल हो जाते हैं। मान्य तभी होंगे जब छद्म बल का सहारा लिया जाए। छद्म बल कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिए। इनके खुद का त्वरण के विपरीत इस पिंड का द्रव्यमान गुना इनका त्वरण, प्रेक्षक का त्वरण, ये छद्म बल है। ये बल कौन लगा रहा है इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये बल ये महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर भी, बॉक्स के ऊपर भी। तो अब ये बॉक्स को क्या देख रहे हैं? विराम में, कोई गति नहीं देखते। ये कहेंगे ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। अब ये n का मान सही बताते हैं जो पहले बताया था। फर्क क्या है? जमीन पे खड़े हैं तो बॉक्स को त्वरित देख रहे हैं, लिफ्ट में खड़े हैं तो बॉक्स को स्थिर देख रहे हैं। परंतु ये एक अजड़त्व निर्देश तंत्र में है, यहां ये सच तभी उत्तर दे पाएंगे जब ये एक छद्म बल का सहारा लें। तो दोस्तों, इस पर डिस्कशन हम अगली क्लास में और करेंगे, और यहाँ से चलते हुए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वृत्तीय गति में छद्म बल के बारे में भी बात करेंगे अंत में, और उसके उपरांत यह पाठ समाप्त मान लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हो सके तो अपनी पुस्तक में छद्म बल के बारे में पढ़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।